हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझने वाले हैं कि ग्रह कब स्ट्रांग होता है, कब बली होता है। शास्त्रों में उनके क्या प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। मैंने कई सारे बुक्स को पढ़कर, कुछ शास्त्र पढ़कर, मैंने कुछ बुक्स पढ़कर ये कुछ रूल्स आपके लिए, कुछ फॉर्मेट एक तैयार किया है। आपको ये वीडियो बड़ा ही वैल्यूएट करेगा, आपकी ज्योतिष की जर्नी में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करिए एक जगह, और फिर हम ज़्यादा समय ख़राब ना करके हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों को हमें जज करना पड़ता है भाव के लिए। सबसे पहले तो हम जज करते हैं भावेश, दूसरा भाव, तीसरा उस भाव का कारक। ये 3 चीज़ जज करने के बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्लैनेट कब निर्बल होता है, आज हम समझ रहे हैं कब बली होता है। फिर इसके बाद हम आपको पूरा जज करना चाहेंगे किस तरीके से वो जज किया जाता है। तो ठीक है, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इनको जज करने के लिए हम आज भाव की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। भाव का कंसेप्ट अलग है। हम भावेश कारक एक प्लैनेट को जज करना सीख रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए 3 चीज़ दिखी जाती है, P, A और C। P फॉर प्लेसमेंट, A फॉर एस्पेक्ट, C फॉर कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि एस्पेक्ट कंजंक्शन बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है और वेरी यूजफुल है ना। तो यहाँ पे तो वैसे सभी यूजफुल है। सबसे पहले हम प्लेसमेंट को जज करना सीखें। प्लेसमेंट से हम कैसे पता लगाएं कि वो प्लैनेट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हमने वीक तो हमने पहले बता दिया है ना। वीक प्लैनेट की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके देखिए। देन आप प्लेसमेंट, ये जो स्ट्रॉन्ग का हम बता रहे हैं, फिर इसको स्ट्रॉन्ग का देखेंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ जिससे आपके माइंड में रहे कि हम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब बली ग्रह की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कि वो हमें ये देखना पड़ेगा, हम जब कुंडली हमारे सामने आए और हम उस भावेश को जब हम देख रहे हैं, तो वो भावेश या कारक सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, यानी केंद्र या त्रिकोण, केंद्र या त्रिकोण में अगर वो प्लैनेट बैठेगा तो हमें एक दूर से दिख जाएगा कि हाँ, एक अच्छे भाव में बैठा हुआ है। मतलब जिस भाव में बैठा है तो उस भाव को, कम से कम उस भाव को तो एक्टिवेट करेगा जिसका वो फल देगा। ठीक है, फिर हम दूसरा देखेंगे कि उस भाव में वो किस राशि की वाइब्रेशन में बैठा है। मतलब वो मित्र राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है। अति मित्र राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छी बात है ना। अति मित्र कैसे निकालते हैं हम? अति मित्र निकालते हैं पंचधा मैत्री से। इसको भी हम आपको आगे यूज़ करना सिखाएंगे। वैसे अगर आप यहाँ तक ये कुंडली, ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको, आई थिंक आपको अति मित्र निकालना आता है। ठीक है, तो हम अति मित्र में हो तो बहुत अच्छी बात है। उच्च का हो, है ना, उच्च का हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको एक अच्छी वाइब्रेशन राशि की मिली है और एक भाव की वाइब्रेशन अच्छी मिली है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, प्लैनेट को 3 वाइब्रेशन अच्छी मिलनी चाहिए, एक तो भाव की और एक राशि की, प्लैनेट ग्रह खुद। मतलब तीनों की वाइब्रेशन एक जैसी मैच होनी चाहिए, जब भी वो बहुत अच्छे फल देने वाला है ना। फिर ऊपर से अलग अलग प्रभाव भी होते हैं, वो हम जज करने वाले हैं। तो सबसे पहले केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र, अति मित्र या उच्च राशि का हो। तीसरा शुभ कर्त्री में हो, शुभ कर्त्री में हो, मतलब वो शुभ कर्त्री में हो। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं कि वो मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर हमें फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठा है। मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड, अब तो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड बैठा है तो अपनी खुद की राशि का भी हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए
लिख लीजिए ओन साइन, ओन साइन अपनी खुद की राशि में बैठेगा। मतलब फोर्थ लॉर्ड मान लो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ, एक तो बहुत अच्छी बात है, काल पुरुष के हिसाब से एक अच्छे भाव में बैठ गया। एक ये भी आप लिख लीजिए फोर्थ, काल पुरुष के हिसाब से वो अपनी भाव में बैठा हो, है ना। काल पुरुष के हिसाब से वो अपने भाव में बैठा हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अभी मैं शुभ कत्री बता रहा था, मान लो फोर्थ लॉर्ड केंद्र में बैठा है, तो हमें दिख गया हाँ फोर्थ लॉर्ड केंद्र में बैठा है। दूसरा हमने देखा, राशि अभी हम नहीं देख रहे, है ना, हमने ये देखा काल पुरुष के हिसाब से वो अपने भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है। कैसे देखते हैं, 1 2 3 4, चौथे भाव में बैठा है। फिर हम देख रहे हैं कि क्या वो शुभ कत्री में है। अगर यहाँ पर मान लीजिए शुक्र बैठा है, यहाँ जुपिटर बैठा है, मतलब 2 प्लेनेट, एक प्लेनेट इससे पीछे एक इससे आगे, 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये रेट्रो हो जाए जुपिटर तो बहुत अच्छी बात है, 2 शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये शुभ कत्री में आएगा। शुभ कत्री को डिटेल में वीडियो हम आगे बनाएंगे, वैसे आप मेरी बात ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम 5th पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 5th पॉइंट में हम ये देखेंगे कि वो वर्गोत्तम हो। मतलब वर्गोत्तम से पता चलता है कि वो एक प्रॉमिस हो जाता है कि उस भाव के ही फल देने वाला है ना। वर्गोत्तम यानी नवांश में, नवांश राशि इक्वल टू लग्न राशि, मतलब नवांश राशि और लग्न राशि एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लग्न में मान लो वो मेष में बैठा है तो नवांश में मेष में बैठे तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। फिर उसके बाद हम 6th पॉइंट हम देखेंगे, वो पुष्कर नवांश में हो। पुष्कर नवांश एक बड़ा टॉपिक है, पुष्कर नवांश का हम एक वीडियो एक अलग से आपको देंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। पुष्कर नवांश शॉर्ट में ये है कि एक शुभ ग्रह की राशि में हो, है ना। शुभ ग्रह में जैसे शुक्र और गुरु आ जाते हैं, उन ग्रह की राशि में नवांश में हो तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में कहलाता है। 7th पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, वो षडबली हो। षडबली हो मतलब षडबल में बहुत स्ट्रांग हो, अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रांग हो तो वो भी बहुत बली कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, एक प्लेनेट सिर्फ एक पॉइंट से वो बली नहीं कहलाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। मान लीजिए वो केंद्र में तो बैठा है लेकिन वो शुभ कत्री में नहीं है, पाप कत्री में है ना, शत्रु राशि में बैठा है या नीच का है ना, और षडबली में भी बल नहीं है, तो वो कहाँ से उसमें बल है, बल देगा नहीं, वो केंद्र के भी क्या बल देगा, है ना। इसलिए वो बली भी होना चाहिए ग्रह, ठीक है। 8th पॉइंट लिखिए, वर्गों में, कि वर्गों में भी वो शॉर्ट में लिखता हूँ, केंद्र या त्रिकोण में हो। वर्गों में केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, स्वराशि हो, है ना। वर्गों में तो देखो इतना ही हो सकता है कि वर्गों में, और फिर काल पुरुष के हिसाब से भी अपने ही भाव में हो, ठीक है। तो वर्गों में हम इस हिसाब से देखेंगे कि वर्गों में भी बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। 9th पॉइंट है वो फंक्शनल बेनिफिक हो, मतलब फंक्शनल शुभ हो, यानी वो हर लग्न के हिसाब से हर ग्रह, कोई शुभ होता है कोई अशुभ होता है, तो उस हिसाब से वो शुभ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कुंडली लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक कुंडली लेते हैं, कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, 4 5 6 7। अब आप यहाँ पे देखिए कि फंक्शनल शुभ कौन हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए मंगल, जिसको एक केंद्र का घर मिला, एक त्रिकोण का घर मिला, तो ये मंगल यहाँ पर योगकारी हुआ। मतलब मंगल एक उसके पास नैसर्गिक एक फंक्शनल एक तो बल अपने आप ही उसको मिला क्योंकि वो योगकारी हुआ, है ना। अब आप देखिए जैसे गुरु है, गुरु को एक केंद्र त्रिकोण का घर मिला है, तो ये भी गुरु भी एक योगकारी हो गया। तो मैं इस फंक्शनल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स को आप बिल्कुल जज करिए, एक होरोस्कोप को खोलिए और फिर देखिए क्या आपका ग्रह बली है या बली नहीं है।
ठीक है, वो बली होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए। देखो वैसे तो ये बड़ा एडवांस जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है ना, फिर भी आपको अगर मज़ा आ रहा है तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वो 64th नवांश या 22nd दृश्यकांड का स्वामी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट को आप जज करिए, देखिए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से जज करना है। तो आपको एक कॉलम बनाना है अपनी जगह, प्लस और माइनस का। तो जितने प्लस आपको मिलते जाएं उनको आप एक जगह लिखते जाइए, और जितने नेगेटिव मिलते जाएं उनको एक जगह लिखते जाइए। नेगेटिव का वीडियो मैंने इससे पहले एक बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी आप देखिए। फिर उन पॉइंट्स को आप एक जगह लिखिए और प्लस वाले को यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि अब आप यहाँ पे देखिए कितने बनते हैं। अब आप देखिए जिसका जो भारी होगा उस हिसाब से फल देंगे। नेगेटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आप इनका एक रेशो निकाल सकते हैं कि मान लो इसका रेशो आ रहा है 8, इसका रेशो आ रहा है 2, तो 8:2 के हिसाब से वो बली है। मतलब 8 तो बल देगा, 80% बल देगा, 2% निर्बल हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से ये आपको फल देंगे। इस तरीके से हमें जज करना है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं एस्पेक्ट और कंजंक्शन। वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप आगे भी एस्पेक्ट कंजंक्शन को देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट कंजंक्शन हम किस हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर बड़ा सिंपल है। एस्पेक्ट और कंजंक्शन दोनों का एक ही रूल है। एस्पेक्ट कंजंक्शन का मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। एस्पेक्ट यानी दृष्टि, कंजंक्शन यानी युति। युति 2 ग्रह या 3 ग्रह एक साथ बैठते हैं, उसको युति कहते हैं। एस्पेक्ट भी आपको पता होगा कि एस्पेक्ट हर ग्रह कौन से एस्पेक्ट होते हैं। मैं इसको अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। एस्पेक्ट, अब यहाँ पर एस्पेक्ट ये है कि वो शुभ ग्रह, यहाँ पे नैसर्गिक की बात हो रही है, शुभ ग्रह, है ना। हम यहाँ पे नैसर्गिक और फंक्शनल, नैसर्गिक और फंक्शनल शुभ ग्रह देखते हो। यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। एक तरफ है शनि, एक तरफ है गुरु। मान लो शनि देख रहा है लेकिन नैसर्गिक वो शुभ है। ऐसे ही मान लो गुरु देख रहा है और नैसर्गिक गुरु भी शुभ है। तो अब ऐसे देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रिक्ट टीचर है, एक सौम्य टीचर है। स्ट्रिक्ट टीचर का अपना किस तरीके से वो फल देगा, एक सौम्य ग्रह किस तरीके से फल देगा। यहाँ पर शनि और गुरु में हम नैसर्गिक माने तो नैसर्गिक और फंक्शनल ये दोनों ही हो तो गुरु ज़्यादा अच्छे फल देने वाला है ना। शनि भी देगा क्योंकि नैसर्गिक तो शनि भी, लेकिन अपनी क्रूरता नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो शुभ ग्रह यहाँ पे देखता हो। दूसरा मित्र ग्रह, उच्च का ग्रह, उसको देखता हो, है ना। षडबली ग्रह उसको देखता हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी हम पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि ये त्रिकोण या केंद्र के लॉर्ड यानी स्वामी देखते हो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, और तो नहीं है, इस तरीके का स्वामी ये देख सकते हैं। ये अगर 4 होंगे तो वो बली कहलाएगा। और ऐसे ही सेम शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, मित्र ग्रह उच्च ग्रह के साथ बैठा हो, षडबली ग्रह के साथ बैठा हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो। यहाँ कितना अच्छा पॉइंट बनना है, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लेनेट यहाँ पर कब बली होगा। सिंपल, बस इतना सही है बल और निर्बल देखने के लिए, है ना। और भी कुछ योग होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। यहाँ पर सिंपल हम इसी पे चर्चा करने वाले थे कि वो बली है या निर्बल है। तो आज ये आप समझ गए होंगे। तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कौन सा ग्रह बली है, कौन सा निर्बल है, और उसकी डिटेल्स भी बताएं, जिससे मैं आपकी कुंडली में चेक कर पाऊँ कि वो बली है या निर्बल है। ठीक है, फिर हम उसको अगर आप सेंड करते हैं, कमेंट में बताते हैं, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे आगे।
ठीक है, तो बस इतना सही है। इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता था। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, देखिए, फिर आप अप्लाई करके देखिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कि फिर उसके आप ये भी देखिए क्या उसको दशा में उसके फल मिले या नहीं मिले। कुंडली में देखने का सबसे ज़्यादा आनंद यही है कि पास्ट इवेंट्स को चेक करना सीखिए। अगर पास्ट सही होगा तो फ्यूचर तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि फ्यूचर हमने नहीं देखा और हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना सीख रहे हैं, तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट सही है तो फ्यूचर डेफिनेटली सही होगा, अगर आपने पास्ट पकड़ना सीख लिया। तो सबसे पहले आप जिनके संग जो बड़े लोग हैं 50 या आपके पेरेंट्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उनकी कुंडली उठाइए, या सेलिब्रिटीज़ की कुंडली उठाइए। सेलिब्रिटी में ये रहता है कि कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, सही हो सकता है, पता नहीं है उसके। लेकिन आप अपने घर वालों की कुंडली उठाइए, फिर आप देखिए क्या उनको उसमें फल मिले या नहीं मिले। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, उस दशा में खरीदी, तो बली ग्रह में खरीदी, निर्बल ग्रह में खरीदी है, तो आपको इस तरीके से रिसर्च करने में मज़ा आएगा। पास्ट इवेंट अगर सही होंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिस्कस करिए, देखिए। और आप मेरे एक कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कुंडली किस तरीके से देखना है। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको बिल्कुल इस तरीके से देखना सीखें। ठीक है, तो आज के लिए बस